और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए। हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है। आपकी माता कहाँ? यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे, ये काम हमारा पूरा कटा जमशेदपुर में ज्यादा काम हमारे धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो सबसे पहला उदाहरण एक खुरनी को बेटा को गुरबानी में नहीं हिंदी में बात करना पड़ रहा आपको समझाने के। कहाँ है आपकी मातृभाषा, कहाँ है आपकी मातृभाषा? इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छिपी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को कैसे पा सकते। हमारी बात तो पूरा पूरी आप नहीं समझ रहे हैं। आप लोग लाड़ी बोलते हैं, हम लोग गुरबानी बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नाश करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल है कि भाई हम ही क्यों मिले हमको? और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, गौंड है, भील है, संताल है, मुंडा है, ब्राह्मण है, लोरा है, न जाने कितने समुदाय के लोग करते हैं, 6,000-7,000 लोग करते हैं। तो छोटा कानपुर के पठार में दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा अब जहां से अगर आप धनबाद से चलिएगा तो हमसे कदम ना, तो उड़ीसा आपके केवल अपनी जमीन पार हो जाएगी। यानी कोई भी चाहे विदेश का आदमी आए, चाहे छोटा कानपुर पठार के अलावा बाहर के लोग आए, क्या वे लोग हवा में घर बना सकते हैं? अपने योजना, परियोजना, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, क्या वे लोग हवा में लगा सकते हैं? नहीं, हमें जमीन चाहिए। जमीन किसकी है? हमारी है। जमीन किसकी है? हमारी है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने, जो उस समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो। यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे, तो सुविधा कैसे होगी कि इनके पास जमीनें ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं विशेषकर कोयले में, औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी प्रिमिटिव ट्राइब, हमें बड़ी साजिश, चालाकी, षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माताओं बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए आज एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है। जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं, इस एकजुटता को आखिरी मुकाम तक जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए, इसे कायम रखना। क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा ही नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य हैं। आप
अब ये मत पूछिए इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल भी है, और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में घृणा पूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर को उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी, हो सके हम ही लोग गलत हैं, राम सिविलाइजेशन नहीं था, तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। एक राजा का नाम आता है, कहा जाता है कि उस राजा ने, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि लोग जाति धर्म से जोड़ देंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत में जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया था, तोप के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत में राजा या विदेशी, उसने गोला के साथ तोप होता है, उसके साथ भारत में आक्रमण किया। फिर वही इतिहासकार बताता है 30 साल बाद उसका नाती ने तलवार से उड़ा। क्या समझे पढ़े लिखे लोग? दुनिया में पहले लालटेन आया है या एलईडी? पहले लालटेन आया है, सिंपल सा बात है, पहले तलवार आया होगा फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से लड़ा रहा है और नाती को तलवार से लड़ा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें धर्म और जाति की बात आ जाएगी। 1500 का पीरियड है, आप चेक कर लीजिए। बोल रही कि नहीं इतिहासकारों से राज सिविलाइजेशन को इसी प्रकार खत्म कर दिया गया। इसलिए नई पीढ़ी उन्हें गर्व करना होगा, उन्हें अपने इतिहास से जानकारी एकत्रित करनी होगी और उन्हें गर्व करना होगा। हमारे पास जानकारी का अभाव है, आज जानकारी का अभाव है, इसलिए आज हम कभी पश्चिमी सभ्यता को, कभी भारत देश की अन्य सभ्यता को हम अपने घरों में स्थापित करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण इधर तक आया खोजते हैं, हम आपके बीच खड़ा हैं। यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, समितिगत बैठे हैं। हम आपके उनसे आयु में आधा हैं, लेकिन अपने शिक्षा के दर पर स्टेज में इसलिए भी नौजवान, क्योंकि मैं नौजवान हूं, तो मैं आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी को संदेश कि आपको अपना इतिहास को समझना होगा कि क्यों साजिश के तहत हमें मिटाया गया। इतिहास तो बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इतिहास ने छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल की। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल भी आता है ना, ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटे नागपुर झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं, तो इसीलिए मैं बात
क्यों नहीं मिला है? अब पूरा अगर राजनेता जहां तक अपनी मांग थी, यानी अभी हम बंगाल का हिस्सा मान रहे थे, हम ये उड़ीसा का हिस्सा मान रहे थे, इसका मतलब वे लोग हमारे, इसका मतलब वे लोग हमारे थे, वे लोग यदि हमारे थे और यदि हमारे इसी राज्य में वे लोग आ जाते तो हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती? उन्हें आगे परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं, एक ही परिचय होता, हम ग्रेटर झारखंड में। आपके भूगोल को डेमेज किया गया, इतिहास को डेमेज किया गया, भूगोल को डेमेज किया गया, पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते हैं। हेलो इकोनॉमिक की बात कीजिए, ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 60 साल 70 साल पीछे, ये जमीन किनकी है? टाटा की है। अरे टाटा खोल इंडियन नहीं है, इंडिया टाटा खुद बात कर रही है, उसकी जमीन कैसे होगी? टाटा खुद बात है, जमीन हमारी है। टाटा जो आज कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, जियोग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा सभी आपको मार दिया। आपके लोग कहाँ हैं? उषा मार्टिन रहे, टाटा रहे, टिस्को रहे, स्टील रहे, बल्लभ रहे, आपके लोग वर्कर ट्रेड में, आपके लोग वर्कर ट्रेड में हैं और वे लोग सीएमटी जीएम के रैंक में हैं। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज समझ में आया ना? ये इकोनॉमिक डैमेज है। अब बात करते हैं कल्चरल डैमेज। कल्चरल यानी संस्कृति, हमें बताने की क्या आवश्यकता है? हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे पुरखे कहते थे 12 मास से तेरा पड़ा, अभी 26 को हो रहा है। कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्वपूर्ण होगा। आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को सूचीबद्ध करने की। आपका कल्चरल आइडेंटिटी आपको मजबूती के साथ, आपके नेक नगाचारी आपको मजबूती के साथ आपकी सूची की लड़ाई में, आपकी पहचान की लड़ाई में आपका बचाव होगा। सांस्कृतिक डैमेज हुआ है ना? मानसी लोग अच्छा से समझेंगे। हमारे बुद्ध कहते थे ना 12 मास से 13 टकोरा, कहते थे ना कि हमारा पर्व वही है जिसमें पूरी चूड़ी और पूरी चलता हो। मोड़ी मोड़ी मने जोड़ी, जोड़ी मने खीरना, अच्छा है समझिएगा, और मोड़ी मने पीठा पकवा। जाके देखिए अभी क्या क्या लेके आते हैं। कल्चरल, अब बताइए एक इंसान को मारने के लिए कहां-कहां से आपको डैमेज किया गया? हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं तो बस वही कहेंगे राज सभ्यता, राज माटी के राज लोग हैं। इसीलिए इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता बन जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा हैं तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं इसीलिए जिंदा है। यदि आपको यह भी पता लगता है कि
कल्पना में थे, पिंडारी वास्तव में थे। आज से 200 साल पहले जेपीएससी एसएससी का सिलेबस खोलिएगा, उसमें अंग्रेजों के काल को पढ़िएगा, उस काल में पिंडारी शब्द का जिक्र है। आज जाके देखिए पिंडारी एक भी नहीं। इसलिए यदि आप आज यदि हम लोग नहीं समझते हैं, अपनी पहचान अपने अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो 20-25 साल में हमारे 10% लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे। आने वाले 20-25 साल धीरे धीरे ऐसा आया कि हमारे काम का भी केवल इतिहास रहेगा, वर्तमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज